गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? लेसन 18, सोशल का लेसन 18, जिसका नाम क्या है? मरुस्थल का जनजीवन। अभी तक आपने मैदानी भाग के जनजीवन के बारे में पढ़ा और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के जनजीवन के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि मरुस्थल में लोगों का जनजीवन कैसा होता है। मरुस्थल में लोग किस तरीके का जनजीवन व्यतीत करते हैं, कैसे पहनावा होता है, कैसी उनके त्योहार होते हैं, कौन सी वहाँ पर घूमने की जगह है, क्या फसलें होती हैं उनकी। तो मरुस्थलीय जनजीवन के बारे में सभी चीजें जानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें चैप्टर। पंजाब के दक्षिण पश्चिम में भारत का विशाल मरुस्थल स्थित है। पंजाब की तरफ जो दक्षिण पश्चिम का एरिया है भारत का, वहां पर क्या है? विशाल मरुस्थल है। इसके पूर्व में अरावली की पहाड़ियां और पश्चिम में पाकिस्तान है। तो जो ये मरुस्थल है, मरुस्थल का एरिया, उसके पूरब की ओर क्या है? अरावली की पहाड़ियां हैं और पश्चिम की ओर पाकिस्तान है। राजस्थान राज्य का लगभग आधा भाग थार का मरुस्थल है। राजस्थान राज्य जो है हमारा, उसका लगभग आधा भाग, आधा राज्य राजस्थान का कैसा है? थार का मरुस्थल है। तो आधे भाग में जनजीवन है, आधे भाग में क्या है? मरुस्थल है। राजस्थान का पश्चिमी भाग इसी मरुस्थल में पड़ता है। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो इसी मरुस्थल के क्षेत्र में ही पड़ता है। और इस मरुस्थल में क्या है? दूर दूर तक रेती रेत फैली हुई है। पहले भी आपको मरुस्थल का चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें भी यही बताया गया था ना कि क्या होता है मरुस्थल में? दूर दूर तक रेती रेत फैली होती है, वर्षा की कमी होती है वहां पर। और जहां पर अगर थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है तो वहां पर किसान क्या बोते हैं? मक्का और बाजरा बो देते हैं, क्योंकि मक्का और बाजरा को पानी की कम आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मक्का बाजरा की खेती आसानी से हो जाती है। इसीलिए जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी होता है वहाँ पर किसान क्या करते हैं? मक्का और बाजरा बो देते हैं। वहाँ के खाने में भी ये लोग मक्का बाजरा ज्यादा खाते हैं, क्योंकि वहीं उसी की पैदावार ज्यादा हो पाती है वहां पर। यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, कहीं कहीं छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। मतलब कि जनजीवन यहाँ पर बहुत कम है। मरुस्थलीय एरिया में छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। यहाँ पर लोग क्या करते हैं? मुख्य व्यवसाय भेड़ बकरी पालते हैं, उनके साथ चारे की तलाश में घूमते रहते हैं। मतलब कि भेड़ बकरियों को लेकर ये इधर उधर घूमते रहते हैं उनके चारे की तलाश में। और इनके मकान भी कैसे होते हैं? अस्थाई होते हैं, छतें सपाट होती हैं। अस्थाई मतलब कि स्थिर मकान नहीं होते हैं। थोड़े टाइम यहाँ रहे, थोड़े टाइम के लिए फिर चारे की तलाश में कहीं और चले गए, तो वहीं पर इन्होंने अपना डेरा जमा लिया। और इनकी छतें कैसी होती हैं? सपाट होती हैं। ये लोग अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं। आगे, मरुस्थल में लोगों का जीवन बहुत कठिन होता है। मरुस्थल में लोगों का जीवन कैसा होता है? बहुत कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि यहाँ पर गर्मियों में तेज आंधियां चलती हैं। गर्मी में तेज आंधी, लू वाली आंधी चलती है, और जिसमें कभी कभी लोग रेत के नीचे दब भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ रेती रेत होती है। और जब तेज आंधी चलती है तो रेत बहुत तेजी से उड़ती है, और जब तेजी से उड़ती है तो लोगों की आंखों में भी जाती है। उनके लिए सीधे खड़े हो पाना भी मुश्किल हो जाता है। और रेत के क्या होता है? रेत एक जगह टीला बना हुआ है, मान लिया आंधी आई और वहां से रेत उड़ी और दूसरी जगह जाकर इकट्ठी हो जाती है, और वहां पर रेत का टीला बन जाता है। तो कभी कभी रेत के नीचे लोग दब भी जाते हैं कि आंधी की वजह से वो चल नहीं पा रहे, वहीं पर ही गिर गए और उनके ऊपर आकर काफी सारी रेत इकट्ठी हो गई, तो वो रेत के नीचे ही दब जाते हैं। मरुस्थल में सड़कों तथा रेल मार्गों का विकास बहुत कम हुआ है। इसी कारण मरुस्थल में क्या है? सड़कों का निर्माण और रेल मार्गों का निर्माण भी बहुत कम हो पाता है। मरुस्थल में यात्रा करने के लिए ऊंट का प्रयोग किया जाता है। ये तो आप सभी को पता है कि मरुस्थल का जहाज क्या होता है? ऊंट होता है। क्यों? क्योंकि ऊंट वहां के लिए उपयोगी है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। और यह कितना बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है? 9,000 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना बड़ा एरिया हो गया? 9,000 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसका क्षेत्रफल धरती के 8वें हिस्से के बराबर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? पूरी पृथ्वी के 8वें हिस्से के बराबर। इतना बड़ा है सहारा रेगिस्तान। अब ऊंट के बारे में बात करें तो ऊंट का प्रयोग खेत जोतने और सामान ढोने के लिए भी किया जाता है। ऊंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? खेत भी जोतते हैं ऊंट वहां पर, और सामान भी ढोने का काम करते हैं। मरुस्थल में लोग समूह बनाकर यात्रा करते हैं। मरुस्थल में लोग किस तरीके से चलते हैं? आपने देखा होगा जहाँ कहीं भी मरुस्थल की अगर फोटो दिखाई जाती है तो वहां पर कैसे दिखाई जाती है कि लोग ऊंटों से मतलब समूह में बनाकर यात्रा करते हैं। लाइन की लाइन चलते जाते हैं। तो समूह बनाकर यात्रा करते हैं। इसको क्या कहते हैं? इन समूहों को कारवां कहते हैं। कहते हैं ना उनका कारवां चला आ रहा है, राजस्थान से कारवां चला आ रहा है। कारवां यानी कि समूह उनका। भाई एक जगह मान लिया वो खेती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं काम, उसके बाद अगर वहां पर उनका काम नहीं चल रहा है तो लोग अपना सामान उठाया और समूह बनाकर कहीं दूसरी जगह डेरा बनाने के लिए चल देते हैं। ऊंट के पैर कैसे होते हैं? गद्दीदार होते हैं और जो कि रेत में नहीं धंसते हैं। ये भी आपको बहुत बार बताया गया ना कि ऊंट क्यों मरुस्थल के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि ऊंट के पैर जो होते हैं वो गद्दीदार होते हैं और वो इसलिए रेत में धंसते नहीं है और आसानी से तेजी से ऊंट रेत में चल सकता है। दूसरा क्या फायदा होता है ऊंट का कि वो एक बार में काफी सारा पानी पी के कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। अब चूंकि राजस्थान की तरफ मरुस्थल में क्या होता है? पानी की कमी होती है, बारिश की भी कमी होती है और पानी पीने के पानी की भी कमी होती है। तो इसलिए ऊंट चूंकि बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है, तो इसलिए ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। मरुस्थल में कुछ लोग एक स्थान पर टिककर नहीं रहते। वहाँ के कुछ लोग क्या है? एक स्थान पर टिककर नहीं रहते हैं। वो हमेशा पानी और चारे की खोज में अपने सामान व पशुओं सहित एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो पानी की भी कमी होती है, खाने की भी कमी। तो अब जब उनके पास जो पशु हैं उनके लिए वो एक स्थान पर रहे जहाँ पर चारा उन्हें मिलता रहा तब तक वहाँ रहे। फिर उन्हें चारे की तलाश में कहीं और जाना है तो वो अपने पशुओं को और अपने सामान को लेकर ही निकल लेते हैं। फिर किसी दूसरी जगह डेरा जमा लेते हैं और वहाँ पर वो फिर वहां पर रहने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? खाना बदोश कहते हैं। खाना बदोश यानी कि जो लोग एक जगह टिक कर नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। गाड़िया लुहार ऐसे ही खाना बदोश लोग हैं। गाड़िया लुहार एक प्रजाति है, वो क्या है? वो ऐसे ही खाना बदोश लोग हैं। ये लोग लोहे की चीजें जैसे औजार, कढ़ाई व बर्तन बनाकर बेचते हैं। ये लोग क्या करते हैं? औजार, कढ़ाई व बर्तन बनाकर बेचते हैं। हमने कई बार देखा होगा जो ये ब्रिज वगैरह बने होते हैं तो ब्रिज के नीचे भी आप देखेंगे तो कुछ ऐसे ही लोग रहते हैं जो अपना छोटा मोटा सामान लेके वहीं पे रहते हैं और वहीं पर ये ऐसे ही लोहे के औजार वगैरह बनाते हैं, कढ़ाई है, करछली वगैरह है, इस तरीके के सामान बनाते हैं, वहीं रहते हैं, बेचते हैं सामान। फिर जब इनका मन चलता है अपना सामान उठाया कहीं दूसरी जगह अपना डेरा जमा लेते हैं। तो ऐसे ही पुल वगैरह के नीचे कहीं पर भी ये अपना डेरा जमा लेते हैं। राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक जनजातियां रहती हैं। राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक जनजातियां रहती हैं जिनमें भील प्रमुख जनजाति है। भील एक जनजाति का नाम है जो कि ज्यादा रहती है राजस्थान के क्षेत्र में। सरकार ने मरुस्थल के उत्तरी भाग में एक लंबी नहर का निर्माण कराया है। सरकार ने मरुस्थल के उत्तरी भाग में कौन सी एक नहर बनाई है? पहले भी आपको नाम बताया था ना, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर। इस नहर में सतलुज और व्यास नदी का पानी आता है। इस नहर के निर्माण से यहाँ की काया पलट हो गई है। तो इंदिरा गांधी नहर के यहाँ पे बनने से क्या हुआ है?
लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिलना आसान हो गया है। तो जब सिंचाई के लिए पानी मिलने लगा तो वो वहाँ पर कुछ फसलें भी बो सके। मरुस्थल के पूर्वी भाग में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के पूर्व में कुछ वर्षा हो जाती है। इन पहाड़ियों के पूर्व में कुछ थोड़ी बहुत वर्षा भी हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर वर्षा होती है थोड़ी बहुत। तो कौन सी? गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि की पैदावार होती है। इनको चूंकि कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए इस तरह की खेती ये लोग कर लेते हैं। राजस्थान के लोग रंग बिरंगे व गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। आपने राजस्थान के लोगों को जहाँ भी देखा होगा, टीवी में दिखाया जाता है, तो आपने देखा होगा वो रंग बिरंगे और गहरे रंगों के, लाल, पीले, नीले, हरे, ऐसे चटकीले रंगों के कपड़े पहनते हैं। खूबसूरत भी लगते हैं ना उनके कपड़े। यहाँ के पुरुष क्या क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता पहनते हैं और सिर पर रंगीन पगड़ी। धोती कुर्ता पहनते हैं और सिर पर कैसी रंगीन रंग बिरंगी पगड़ी बांधते हैं। और जयपुरी प्रिंट कहा जाता है ये। इनके यहाँ टाई एंड डाई वगैरह की चीज़ें, चुन्नियाँ, दुपट्टे, साड़ियाँ बहुत अधिक मिलती हैं वहाँ पर। इसका काम बहुत होता है और रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं ये लोग। स्त्रियां क्या पहनती हैं? लहंगा चोली पहनती हैं और सिर पर सुंदर चुनरी ओढ़ती हैं। तो वहाँ पर चुनरी प्रिंट की साड़ियाँ वगैरह और चुनरी बहुत खूबसूरत खूबसूरत मिलती हैं और लहंगा चोली भी रंग बिरंगे अच्छे मिलते हैं। यहाँ की चुनरी क्या है? देश भर में प्रसिद्ध है। पूरे देश में कहते हैं ना, राजस्थानी चुनरी बहुत अधिक प्रसिद्ध होती है। यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। यहाँ पर कौन सा डांस फेमस है यहाँ का? राजस्थान का घूमर। तो घूमर डांस बहुत होता है। राजस्थान में त्योहार कौन से मनाए जाते हैं? गणगौर और तीज के त्योहार बहुत उल्लास से मनाए जाते हैं। गणगौर और तीज का त्योहार होता है लेडीज का, वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इसके साथ ही दिवाली, दशहरा, ईद ये भी प्रमुख है। यहाँ का एक पुष्कर मेला भी बहुत प्रसिद्ध है। पुष्कर एक जगह है जहाँ पर पुष्कर मेला लगता है और वहाँ पर नदी भी है एक, लोग स्नान करने भी जाते हैं। और ब्रह्मा जी का भी एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है पुष्कर में, और पुष्कर में मेला लगता है, तो वो भी वहाँ का प्रसिद्ध है। चलिए अब आगे बढ़े। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान की कैपिटल कौन सी है? जयपुर। यह एक सुंदर नगर है। जयपुर बहुत ही खूबसूरत नगर है। इसको क्या कहते हैं? जयपुर को और गुलाबी नगर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं गुलाबी नगर? क्योंकि इस शहर में अधिकांश भवन लाल बलुआ पत्थरों से बने हैं। यहाँ पर ज्यादातर इमारतें किस रंग की बनी हुई हैं? गुलाबी रंग की, लाल बलुआ पत्थरों से बनी है, तो इसलिए ये गुलाबी गुलाबी नजर आती हैं। राजस्थान के लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं और हिंदी भाषा बोलते हैं। कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? राजस्थानी और हिंदी भाषा। अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर तथा बीकानेर राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। राजस्थान के कौन कौन से घूमने की जगह कौन कौन सी हैं? बहुत ही खूबसूरत जगह है राजस्थान में घूमने के लिए। विशेष तौर पर अजमेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर ये सभी बहुत ही खूबसूरत जगह हैं घूमने की। चित्तौड़गढ़ का किला भी भारत में सबसे बड़ा किला है और पूरे में प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ का किला। ऐसे ही उदयपुर में आमेर का किला है, वो भी प्रसिद्ध है। उदयपुर नगर में बहुत सी झीलें हैं, जिसके कारण इसे झीलों का नगर भी कहा जाता है। उदयपुर में अनेक बहुत सारी झीलें हैं, तो उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों का नगर कहा जाता है। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन गरीब नवाज की प्रसिद्ध दरगाह है। अजमेर भी घूमने की जगह है वहाँ पर अजमेर में क्या है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, उनकी प्रसिद्ध दरगाह है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर भी जाने में। आप चाहें अगर तो दर्शन करके आने चाहिए। गरीब नवाज की प्रसिद्ध दरगाह है। यहाँ प्रतिवर्ष उर्स लगता है, उर्स, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेशों से काफ़ी लोग आते हैं। उर्स क्या है? मोमडन्स का एक तरह का मेला होता है जो उनकी दरगाह पर लगता है और बहुत अच्छा मेला लगता है इसका भी, उर्स का, जिसमें शामिल होने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो आप जो ये देख रहे हैं ना, ये क्या क्या दिखाई दे रही है आपको? एक तो चित्तौड़गढ़ का वो दिखाई दे रहा है और ये क्या है? दिलवाड़ा टेम्पल। कौन सा टेम्पल है ये?
दिलवाड़ा टेम्पल। अजमेर में स्थित पुष्कर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अजमेर में ही पुष्कर है, वो तीर्थ स्थल है पुष्कर। और माउंट आबू यहाँ का एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है, पहाड़ी इलाका है माउंट आबू। ये भी बहुत अच्छी जगह है घूमने की राजस्थान में। माउंट आबू के निकट ही दिलवाड़ा मंदिर है, पत्थरों की सुंदर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत है, इसमें पत्थरों की नक्काशी बहुत ही खूबसूरत तरीके से की गई है। इतनी महीन नक्काशी है कि आप देखते ही रह जाएंगे, बहुत सुंदर है। राजस्थान में खनिज संपदा के भी काफी भंडार हैं। तो राजस्थान में मिनरल्स भी काफी हैं। कौन कौन से होते हैं? अभ्रक, सीसा, जस्ता, तांबा और फेल्सपार नामक खनिज यहाँ खानों से निकाले जाते हैं। तो कौन कौन से खनिज मिलते हैं? अभ्रक, सीसा, जस्ता, तांबा और फेल्सपार। इसके अतिरिक्त संगमरमर और बलुआ पत्थर भी यहाँ बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। संगमरमर और बलुआ पत्थर भी यहाँ पर बहुत मिलता है, तो इसीलिए आप देखेंगे इधर की तरफ जाएंगे तो राजस्थान की तरफ तो संगमरमर के भी बहुत सामान बनते हुए मिलेंगे। तरह तरह के मंदिर और भी बहुत सी चीज़ें संगमरमर की बनी हुई बहुत मिलती हैं यहाँ पर, और बलुआ पत्थर की भी बनी हुई चीज़ें मिलती हैं। तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया, बहुत इजी था। आप पहले भी मरुस्थल के बारे में सब कुछ जान चुके थे, अब आपने यहाँ के जनजीवन के बारे में जाना। तो यहाँ का जनजीवन कठिन अवश्य है, कम गांव है, छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, परंतु यहाँ पर क्या है, लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, घूमने के स्थान भी बहुत सारे हैं। और जोधपुर, जैसलमेर ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है देखने के लिए। तो सभी ने मरुस्थल चैप्टर समझ लिया ना? ओके, आगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।